हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करेंगे अगले 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आपने देखा, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी जैसी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। हमारे कवरेज में यूपीएससी स्पेसिफिक सब कुछ है, तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को अच्छे से देखना है, पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है। पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। मुझे आप @कपिल सिक्का ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 561 की। E2025 इनिशिएटिव जो है वो किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, WHO का। E2025 क्या एक इनिशिएटिव है जो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, किसके ट्रांसमिशन को, मलेरिया के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए लाया गया था। इसे 25 कंट्रीज ने आइडेंटिफाई किया है। ये 2025 तक मलेरिया का ट्रांसमिशन कंप्लीटली रोकेगा। 2017 से WHO ने सपोर्ट किया है 21 मलेरिया एलिमिनेटिंग कंट्रीज को। साथ ही साथ यहाँ पे एक इनिशिएटिव चला है E2020। गोल ये था कि मलेरिया को 2020 तक एलिमिनेट करें, लेकिन आपने देखा किस तरह से इश्यूज रहे। तो अभी क्या है कि रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 8 E2020 मेंबर कंट्रीज ने 0 इंडिजिनस केसेस जो है मलेरिया के देखे। मतलब कंट्री में मलेरिया खत्म हो गया, बाहर से कोई केस लेके आया तो वो बात अलग है। फर्दर ये भी कहता है कि 7 E2020 मेंबर कंट्रीज ने लगभग एलिमिनेशन स्टेज को अचीव कर लिया है। यहाँ पे अल्जीरिया, बेलीज, कैबो वर्दे, चाइना, अल सल्वाडोर, देन उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड मलेशिया। ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आपको एलिमिनेशन दिखेगा। क्लियर हो गया? चलते हैं 562 की तरफ। रिसेंटली गेट्स बेसिन वाज इन न्यूज, इट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गेट्स बेसिन किसका न्यूज है, किसका पार्ट है, सॉरी? एंटार्क्टिका, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो एंटार्क्टिका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, इंग्लैंड में, उन्होंने स्टडी की। कहाँ की? एक चेन ऑफ ग्लेशियर्स की गेट्स बेसिन में। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टडी को किया। 14 ग्लेशियर्स हैं गेट्स बेसिन में, जिसमें वेस्ट एंटार्क्टिका में ये कहा जा रहा है कि ये अब थिन होते जा रहे हैं। देखिए, होंगे ही थिन, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। ये अंटार्कटिका का लार्जेस्ट आइस शेल्फ का भी पार्ट है। यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा आइस जमी हुई है, लेकिन चेंजेबल ओशनिक फोर्सिंग की वजह से भी यहाँ पे इश्यूज हैं। प्रोसेस में आप देखेंगे रिलेटिवली वार्म डीप ओशन वाटर जो है वो मेल्ट कर रहा है ग्लेशियर को फ्रॉम बिलो देन अदर अंटार्कटिका शेल्फ। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, यहाँ से वार्म वाटर आ रहा है और ये नीचे से मेल्ट हो रही है। चलते हैं ऑक्कस अलायंस की तरफ। न्यूज़ में है ये अलायंस जो है किस कॉन्टेक्स्ट में या किस एरिया को रीशेप करने के लिए लाया गया। ऑक्कस आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके भी काफ़ी चर्चाएं हैं। तो उसी के चलते इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पे एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। इसी को कहते हैं ऑकस। रिसेंटली फ्रांस ने भी रिएटरेट किया है कि वो भी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन जो है इंडिया के साथ एक्सटेंड करेगा, और इस न्यू सिक्योरिटी अलायंस में वो भी कुछ ना कुछ बेसिकली एक तरह से एक ऑफर उनको करेगा। एम क्या है? एक क्लास ऑफ न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स को बनाना है। ठीक है, काम एक साथ करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां पे चाइना का जो ग्रोथ है या चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है वो होती जा रही है, चाइना का जो आप कहेंगे एक्सपेंशन है वो होता जा रहा है। चलते हैं 564 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडिया इटली बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया इटली द्वारा टॉप 5 प्रायोरिटी कंट्रीज है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के लिए। मतलब इंडिया जो है उसके लिए इटली कह रहा है कि टॉप 5 कंट्रीज में वो है प्रायोरिटी में, जहां से हम बिजनेस को अपने इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। इटली ये कह रहा है कि इटली ने सपोर्ट किया इंडियाज मेंबरशिप टू एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स लाइक MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम को। ये वासेनार एग्रीमेंट का पार्ट है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट। तो एक बायलैटरल मीट हुई इंडिया और इटली के बीच में, जिसमें इंडिया इटली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। दोनों नेशन ने एक्नॉलेज किया है कि प्रोग्रेस जो है वो बायलैटरल रिलेशंस की वजह से बेटर रही है ना। तो बायलैटरल रिलेशंस में प्रोग्रेस अच्छी रही है। एक्शन प्लान जो है एनहेंस पार्टनरशिप का वो भी आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इटली ने सपोर्ट किया इंडिया की मेंबरशिप को, कि इंडिया को भी MTCR का पार्ट बनाया जाए। तो जानते हैं एक्जैक्टली MTCR है क्या। पहले देख लेते हैं। इटली जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी को होस्ट करता है यूरोपियन यूनियन में। लगभग 1,80,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, यूके और नीदरलैंड्स के बाद। रिसेंटली इटली ने ISA को भी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया है। MTCR क्या है? देखो, MTCR की मेंबरशिप अगर इंडिया को मिल जाएगी तो इंडिया को क्या फायदे मिलेंगे? इंडिया हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, ज्वाइंट वेंचर कर सकता है कंट्रीज के साथ, रशिया के साथ। साथ ही साथ इंडिया की मेंबरशिप अगर आप देखेंगे 2015 से इटली ने ही ब्लॉक कर रखी थी। अब इटली कह रहा है कि नहीं, अब हम बात करेंगे, अब हम आपको दे देंगे। इसके एफर्ट से क्या रहेगा कि इंडिया भी इस सुपरसोनिक मिसाइल कैटेगरी में
आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आइडिया यही है कि जो प्रोलिफरेशन है मिसाइल्स का, मतलब जो मिसाइल्स हैं वो भारत के पास भी इस तरह से पहुंचे और भारत भी इन WMD वेपन्स को अब रख पाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चाइना है, पाकिस्तान है, तो एरिया काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है, तो ऐसे में ऐसी मिसाइल्स हमें हेल्प करेंगी। विद रिगार्ड टू द रिसेंटली हेल्ड इंडिया आसियान समिट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईयर 2022 हाईलाइट किया गया था इंडिया आसियान फ्रेंडशिप बाय लीडर्स। 18th एडिशन है समिट का और चेयर जो है इसका इस बार इंडोनेशिया था। तो बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि 18th इंडिया एशियन आसियान समिट है, ब्रुनई जो है वो करंट चेयर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप इंडोनेशिया को हटाएंगे तो 1 और 2 करेक्ट है। देन चलते हैं की पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए आसियान जो है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हेल्प कर रहा है, इंडिया का जो विजन है इंडो पैसिफिक को उसको बेसिकली बढ़ा रहा है। साथ ही साथ 16th ईस्ट एशिया समिट के लिए भी इंडिया जो है, इंडिया ने एड्रेस भी किया और इंडिया ने ये देखा कि यहाँ पे हम अपना एक फ्री ओपन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं। चलते हैं 1947 का एक यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है 181, जिसके लिए पार्टीशन प्लान की बात जिसमें कही गई थी। अभी किसके पार्टीशन की बात करता है? 1947 का जो पार्टीशन है वो आपको बी यानी मिलेगा इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में। ठीक है, तो काफी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। इस बार हुआ क्या, देखिए COP26 समिट में इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट मांगा था और कहा था कि जो एक डीहाइफिनेशन पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप हमारे सपोर्ट में। देखिए डीहाइफिनेशन पॉलिसी हमने पहले भी डिस्कस की है, वहां पे इंडिया ना इसराइल का साथ देगा ना पैलेस्टीन के साथ देगा, वो देखेगा उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पैलेस्टीन कह रहा है कि भाई जब यूनाइटेड नेशन का 181 प्लान आ गया था, पार्टीशन प्लान, जिसने ब्रिटिश मैंडेट था कि दोनों स्टेट्स को डिवाइड किया जाए और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। शिकागो कन्वेंशन 1944 किससे एसोसिएटेड है? शिकागो कन्वेंशन आपको याद होगा, ये है डी यानी फ्रीडम ऑफ एयर से एसोसिएटेड। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने लॉन्च किया डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर शारजा के बीच में। तो अब यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पे, ये फ्रीडम ऑफ एयर रूल की बात। फ्रीडम ऑफ एयर का कौन सा है? फ्रीडम ऑफ एयर का मतलब है एयर स्पेस। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी आप फिर से शिकागो कन्वेंशन को सुनेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप रिसेंटली अभी कल ही की बात है, कनाडा में जो है रशिया का एक प्लेन कनाडा एयर स्पेस में एंटर होने की कोशिश कर रहा था, वापस लौटा दिया। किस तरह से यूरोपियन यूनियन ने रशिया के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया। बीच में जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने डर से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। तो अल्टीमेटली अब आप देख रहे हैं कि इस फ्लाइट को परमिशन डिनाई कर दी गई थी कि वो पाकिस्तान से नहीं जाएगी, तो एक लॉन्गर रूट लेके फ्लाइट्स जाती हैं। तो फ्रीडम ऑफ एयर क्या है, ये कंट्री को ग्रांट करती है कि वो कमर्शियल प्लेन्स को फ्लाई कर सकती है। ठीक है, तो कुछ रूल्स रहेंगे, वो रहेंगे कमर्शियल प्लेन्स के रिकॉर्डिंग, है ना। तो सिग्नेटरीज में क्या होगा, कन्वेंशन से ये रूल सेट किए जाएंगे कि इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन जो है वो चालू रहेगा। ठीक है, आप अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं ले जा सकते, लेकिन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को ले जाइए। कन्वेंशन जो है 9 तरह की फ्रीडम देती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 5 फ्रीडम जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब चलते हैं, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। आपको मैच करना है श्रीलंका, हम्बनटोटा, इंडोनेशिया, दुकुम, ओमान, सबांग। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। देखिए 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ओमान 3 गलत है, तो इससे हमें पता चल जाता है 2 भी गलत है, तो 1 इज करेक्ट। अब देखिए चाइना ने रिसेंटली क्या किया, चाइना ने एक फ्रिगेट जो है वो हैंड ओवर किया पाकिस्तान को, इसका नाम है PNS तुगरिल। ठीक है, तो यहाँ से आया PNS तुगरिल। अब चाइना एक श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, फेमस है, मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही है, तो इसलिए ये चीज़ आप देखेंगे फेमस है। अच्छा, बाकी एग्रीमेंट्स की हम देख लें, तो इंडोनेशिया में एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड डीप सी पोर्ट है सबांग, और ओमान में है दुकुम पोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, जस्ट ऑपोजिट, इंडोनेशिया सबांग एंड ओमान में है दुकुम। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं न्यू दिल्ली की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को, और इससे वो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यहाँ पे काउंटर कर सकता है। पेरिस न्यू दिल्ली कैनबरा एक्सिस किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है फ्रांस ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली देखेंगे इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बीच में दोनों कंट्रीज ने रिजॉल्व किए हैं इश्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रीज दोनों रिजॉल्व किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसी के चलते उन्होंने पेरिस न्यू दिल्ली और कैनबरा एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इससे क्या होगा, इंडियन ओशन रीजन में भी हम बेटर कर पाएंगे और बेसिकली हम साइबर डोमेन में, मेरीटाइम में अच्छे कर पाएंगे। नेक्स्ट है डोनबास रीजन, किसका पार्ट है? तो काफ़ी न्यूज़ में अब तो शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पार्ट है यूक्रेन का, काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में चल रहा था। देखिए डोनबास रीजन एक हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक रीजन है साउथ ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं, आपने देखा। डॉन्स
और लुहांस्क, ठीक है, दोनों रिपब्लिक है। अब आपने देखा सेपरेटिस्ट रिपब्लिक है, काफ़ी लंबे समय से यूक्रेन से अलग होना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि रशियन पॉपुलेशन, इनफैक्ट रशिया इसको काफ़ी लंबे समय से सपोर्ट भी कर रहा है। तो ईस्टर्न यूक्रेन में है, रशिया के बॉर्डर में, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। तो यहाँ क्यों? रीज़न ये है कि भाई ये चाहते हैं कि हम जो है रशिया के साथ चले जाएँ या फिर हमें आप यूक्रेन से अलग कर दो। तो करंट क्राइसिस आपने देखा 2013 की यूरो मैदान प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुई। यूरो मैदान प्रोटेस्ट की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें प्रेसिडेंट विक्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स आ गए थे और वो चाहते थे कि रशिया की तरफ हमारा इंक्लिनेशन जो है वो खत्म हो। सो अल्टीमेटली ये उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रशिया है, वेस्टर्न रशिया के वेस्ट साइड में आप देखेंगे, वेस्टर्न पार्ट के वेस्ट साइड में ये दो जो रीजन है, ये हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बने रहे हैं डॉनबास में। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।